आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। थिएटर से बाहर निकलकर मेरे दोस्त सौरभ ने कहा, क्या मस्त मूवी थी यार, देखकर मजा आ गया। इस पर मैंने कहा, फिल्म देखकर तो मजा आ गया, पर अब ये सोच कि घर कैसे जाएंगे, रात के 12:15 बज रहे हैं, अब कोई बस मिलेगी। इस पर सौरभ बोला, पता नहीं बस मिलेगी या नहीं, मैं कभी इतनी रात में इधर आया नहीं हूँ। वो तो तूने जिद किया इसलिए मैं आज चला आया, वरना मैं नहीं आता। जिसके बाद मैं और सौरभ रोड की तरफ जाने लगे। मैं और सौरभ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि सौरभ मेरे गांव में नहीं रहता है, मगर फिर भी हम लोग हफ्ते में एक आध बार किसी न किसी तरह से मिल ही लेते हैं। चलकर जैसे ही हम लोग रोड पर पहुंचे कि तभी पीछे से हमें किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ आने लगी। हम दोनों पीछे मुड़े तो पाया कि एक टूटी फूटी मरियल सी ऑटो रिक्शा चलते हुए हमारी तरफ आ रही है। जिस पर मैंने सौरभ से कहा, देख भाई, कैसे भी करके इस रिक्शा वाले को मना ले, वरना पैदल जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही सौरभ हाथ दिखाकर उस ऑटो रिक्शा को रुकवाने लगा। रिक्शा ठीक हमारे पास आकर रुकी, जिसके बाद सौरभ ने रिक्शे वाले से बात की। हालांकि पहले पहले तो रिक्शे वाले ने हमें घर तक छोड़ने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था, मगर जैसे तैसे पता नहीं कैसे सौरभ ने उस रिक्शे वाले को मना ही लिया। जिसके बाद हम लोग तुरंत रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा हमारे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रास्ते पर हमारी ऑटो रिक्शा के अलावा ना तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। हालांकि वक्त आधी रात का था, मगर फिर भी शहर के रास्ते पर एक आध लोग तो दिखने चाहिए। खैर, रिक्शा चलती रही। जैसा कि सौरभ मेरे गांव का नहीं था, इसलिए जैसे ही उसका गांव आया, वो ऑटो रिक्शा से उतरकर अपना भाड़ा क्लियर करके अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाते ही ऑटो रिक्शा मेरे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर अभी तक मुझे कोई शख्स नहीं दिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज सारे के सारे लोग गए तो गए कहाँ। मगर फिर मैंने सोचा, ठंड का मौसम है, शायद इसलिए कोई नहीं दिख रहा होगा। मेरा गांव अभी भी काफ़ी दूर था, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। ऊपर से ऑटो रिक्शा इतने धीरे चल रही थी कि कोई बैलगाड़ी भी उस ऑटो रिक्शा को पार करके आराम से आगे निकल सकती थी। रिक्शा की ये सुस्त रफ्तार अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर मैं रिक्शे वाले को कुछ बोल भी नहीं सकता था। कहीं नाराज होकर अगर वो मुझे रिक्शा से उतार देगा तो एक अलग ही मुसीबत हो जाएगी, जिस वजह से मैं चुपचाप अपनी सीट पर बस बैठा रहा और अपने गांव के आने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे का सफ़र लगभग 1 घंटे में पूरा करने के बाद जब ऑटो रिक्शा मेरे गांव में दाखिल हुई, तभी ऑटो ड्राइवर ने रिक्शा रोक दिया। मैंने जब उससे रिक्शा रोकने का कारण पूछा तो उसने कहा, यहीं तक बात हुई थी, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप मुझे अपना भाड़ा दे दो, मुझे घर जाना है। इस पर मैंने कहा, अरे भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दो यार, ऐसा क्या करते हो। मगर रिक्शा वाला किसी भी कीमत पर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका बस एक ही कहना था कि उसे घर जाना है और उसे अपना भाड़ा चाहिए। जब बहुत विनती करने के बाद भी वो रिक्शा वाला नहीं माना तो मुझे झुकना ही पड़ा, जिसके बाद मैंने उसको अपने हिस्से का बचा कुचा भाड़ा दिया। मुझसे भाड़ा लेकर तुरंत उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौट गया।
मगर जाते जाते वो मेरी परेशानी बढ़ाकर गया, क्योंकि जिस जगह पर उसने मुझे उतारा था वहां से मेरा घर अभी भी लगभग 2 किलोमीटर जैसा था और अब मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। खैर, मेरे पास कोई और चारा तो था नहीं, जिस वजह से ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। गांव के उस सुनसान रास्ते का हाल भी शहर के उस सुनसान रास्तों की तरह ही था। ना तो मेरे अलावा कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर। मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। एक तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ऊपर से उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, वरना पता नहीं मैं कैसे चल पाता। टॉर्च की रोशनी के सहारे फिलहाल मैं चल ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक टिमटिमाती लाइट नजर आने लगी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रास्ते के एक किनारे पर जली हुई मोमबत्ती रख दी हो। मुझे काफी हैरानी हुई, पर चूंकि मुझे उसी रास्ते से होकर जाना था, इसलिए मैं उस रोशनी की ओर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वहां मोमबत्ती तो जल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक आदमी उस मोमबत्ती की रोशनी में जमीन पर चादर बिछाकर कुछ बेच रहा था। मगर क्या, मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुका तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि वो आदमी मूंगफलियां बेच रहा था। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी अभी रात के 1:45 बजे दुकान लगा रहा था। हैरान होकर मैंने उस मूंगफली वाले से पूछा, चाचा, आप इतनी रात में दुकान क्यों लगा रहे हैं और कौन खरीदता है आपकी मूंगफलियां इतनी रात में? इस पर उस आदमी ने एक नजर उठाकर मुझे देखते हुए कहा, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर रात में इससे मूंगफलियां खरीदने कौन आता होगा। खैर, मैंने भी उस आदमी से थोड़ी मूंगफलियां ली और पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। अभी मैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई साहब, जरा मूंगफली खिलाओ यार। आवाज सुनकर मैं पीछे पलटा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब एक आदमी मूंगफली वाले से मूंगफलियां खरीद रहा था। अजीब बात ये नहीं थी कि वो आदमी इतनी रात में मूंगफली खरीद रहा था, बल्कि अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी का चेहरा आधा कटा हुआ था और साथ ही अब उस मूंगफली वाले का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों किसी इंसान की तरह तो कतई नहीं लग रहे थे। मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, मगर मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी उस मूंगफली वाले ने उस आदमी को मूंगफली दिया। सारी मूंगफलियां उस आदमी ने अपने झोले में डाल ली और मूंगफली वाले को पैसे देने के बजाय उसी झोले में से एक इंसान का कटा हुआ सर निकाल कर पकड़ा दिया, जिसके साथ ही वो दोनों अचानक से एक साथ ही मेरी ओर मुड़े, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि मैं उन्हें ही देख रहा हूं। वो दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि अगर मैं यहाँ रुका तो बच नहीं पाऊंगा, जिस वजह से मैं वहां से दौड़कर घर की ओर भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलट कर देखा
तो मैं और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि पीछे अब ना तो कोई मूंगफली की दुकान थी, ना कोई मूंगफली वाला और ना ही वो ग्राहक। मगर फिर भी मैं रुका नहीं, भागता रहा। अभी मैं रास्ते पर भाग ही रहा था कि तभी फिर से मुझे सामने की तरफ वही मूंगफली वाला और उसकी दुकान और वही ग्राहक नजर आया। वो दोनों मुझे देखकर अभी भी हंसे जा रहे थे। मैं समझ गया था कि ये हकीकत नहीं बल्कि भ्रमजाल है। ये लोग मुझे इस भ्रमजाल में बस फंसाना चाहते हैं। इसलिए मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने जब इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल वो मूंगफली वाला उसी जगह पर चादर लगाकर अपनी मूंगफलियां बेचा करता था। एक दिन जब 2-4 लोग उसके दुकान से मूंगफलियां खरीद रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक उसी जगह पर आकर मूंगफली वाले की दुकान में पलट गया। ट्रक के नीचे आकर मूंगफली वाला समेत जो लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, सारे के सारे मर गए। कहते हैं कि तभी से वो मूंगफली वाला हर रात उसी जगह पर अपनी दुकान लगाता है और उसके सभी भूतिया ग्राहक उससे मूंगफली खरीदने आते हैं। इसलिए रात हो जाने के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। गांव आए हुए मुझे यहीं कोई 3-4 दिन ही बीते होंगे कि एक शाम अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। चूंकि मौसम गर्मी का था, इसलिए पंखा बंद होते ही सारे परिवार वाले छत पर पहुंच गए। सबके साथ मैं और दादाजी भी थे। तब तक अंधेरा हो चुका था। खैर, हम सारे लोग छत पर चटाई बिछाकर बैठ गए। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना, भूत वाली। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं यहीं कोई 8-10 साल का ही रहा होऊंगा। खैर, दादाजी ने मेरी बात नहीं टाली और उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 50 साल पुरानी है। तब मेरी यानी दादाजी की उम्र यहीं कोई 27-28 साल की रही होगी। गांव के पोस्ट ऑफिस में मुझे नया नया काम मिला था। ऑफिस में पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन का काम मैं अकेले ही करता था, यानी चिट्ठियों को सील करने से लेकर घर घर जाकर पहुंचाने का काम मेरा ही था। हालांकि काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था और अगर दूर किसी आदमी से बात करनी हो तो उसका एकमात्र साधन खत या यूं कहें तो चिट्ठी ही थी। एक शाम की बात है, उस दिन काम बहुत ज़्यादा था और सभी चिट्ठियों को आज के आज ही पते पर पहुंचाना था। मगर सभी चिट्ठियों को सील करते करते कब रात के 7:45 बज गए पता ही नहीं चला। अमूमन इतने बजे तक मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी, मगर आज ऊपर से ऑर्डर था कि सबको ओवर टाइम करना है, जिससे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। इसलिए मैं रुका नहीं और चुपचाप काम करता चला गया। रात के ठीक 8:30 बजे मैं सभी चिट्ठियों को सील करके साइकिल में एक थैले में भर कर निकल पड़ा चिट्ठियों को घर घर पहुंचाने। क्योंकि उन दिनों गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी साइकिल के हैंडल पर एक लालटेन लटकाया हुआ था, जिसकी रोशनी के कारण मुझे साइकिल चलाने में बहुत मदद मिल रही थी। गांव के रास्ते पर आदमी तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि उस जमाने में
यानी आज से 50 साल पहले लाजमी ही था। उस समय के लोगों का मानना था कि रात हो जाने के बाद गांव में शैतानी आत्माएं भटकने लग जाती हैं। हालांकि मैं गांव वालों की बातों को नकारता भी नहीं था, मगर सरकारी काम होने के कारण मुझे कभी भी कहीं भी रात में जाना पड़ जाता था, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे मैं एकाएक सभी चिट्ठियों को पते पर पहुंचाने लगा। कोई चिट्ठी मेरे गांव के करीब वाले गांव की थी तो कोई दूर के गांव की। सभी चिट्ठियों को ठिकाने पर पहुंचाते पहुंचाते कब रात के 9:15 बज गए पता ही नहीं चला। अब बस एक आखिरी चिट्ठी ही बची थी, जो कि मेरे यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना था। पहले तो मैंने सोचा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ये चिट्ठी कल पहुंचा दूंगा। मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैं उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, वो गांव जहां मुझे उस आखिरी चिट्ठी को पहुंचाने जाना था, मैं उस गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल थे। कुल मिलाकर रास्ते का नज़ारा बड़ा डरावना सा था। रात कीड़ों की आवाज़ें कानों में गूंज सी रही थी। खैर, थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद मैं उस आखिरी चिट्ठी के ठिकाने पर पहुंचा। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाज़ा खोला। फिर मैंने उस बुजुर्ग आदमी को चिट्ठी पकड़ाई और वहाँ से जाने लगा। अभी मैं चलकर अपनी साइकिल के पास आया ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, किस रास्ते से आए तुम? मैंने उस बुजुर्ग आदमी को इशारा करके वो रास्ता बताया जिधर से मैं आया था। तो मेरा इशारा देखकर पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा सूख सा गया और उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, पर बेटा, इस रास्ते से इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर ही मैं समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, अरे चाचा, कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो इस पर चाचा ने फिर कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर एक काम करना, ये लालटेन मत बुझाना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। मैंने सोचा वैसे भी मैं घर पहुंचने से पहले लालटेन नहीं बुझाऊंगा। इतना सोचकर मैं वापस पोस्ट ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। सुनसान रास्ता, दोनों ओर फैला जंगल। कहीं ना कहीं उस आदमी की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था, मगर आते वक्त तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, यही उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं क्यों उस रास्ते पर मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं था, मौसम गर्मी का था। शरीर में एक अजीब तरह की सिरहन हो रही थी। एक अलग सा डर मेरे जहन में घूम रहा था, जिन्हें लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लालटेन की रोशनी में अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल का चैन उतर गया। अचानक चैन उतर जाने से मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर अभी ये साइकिल को क्या हो गया। खैर, मैं साइकिल से नीचे उतरा और बैठकर चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा। मेरी साइकिल जिस जगह पर खराब हुई थी, वहाँ पास ही में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। खैर, मैं लालटेन की धुंधली सी रोशनी में चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा, मगर लालटेन की रोशनी इतनी कमज़ोर थी कि मुझसे चैन चढ़ाया नहीं जा रहा था।
अभी मैं चैन चढ़ा ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से मुझे एक भारी सी आवाज आई। डाकिया बाबू, आ गए चिट्ठी पहुंचाकर। आवाज सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि अब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का चेहरा शॉल से ढका हुआ था। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं चिट्ठी पहुंचाकर आ रहा हूं। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आप कौन हैं? इस रास्ते पर आप क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, सब बताता हूँ, पहले ये लालटेन बुझाओ। लालटेन देखकर मुझे बहुत डर लगता है। इस पर मैंने कहा, नहीं, यहाँ इतना अंधेरा है, अगर मैंने लालटेन बुझाया तो मैं देखूंगा कैसे? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो शॉल हटा दिया। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग था और वो सर हवा में उड़ रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी आदमी का सर उसके धड़ से अलग हवा में कैसे उड़ सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने फिर से कहा ना लालटेन बुझाओ, वरना तेरा भी सर ऐसे ही धड़ से अलग हो जाएगा। अब तक मैं समझ चुका था कि वो आदमी इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है। इसलिए मैं साइकिल को धक्का देते ही वहां से भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो सिरकटा आदमी वहां से गायब हो चुका है। उस रात शायद लालटेन ना बुझाने के चलते मेरी जान बच गई, मगर वो आदमी आखिर था कौन, ये आज तक पता नहीं चल पाया। इतना कहकर दादाजी ने अपनी कहानी खत्म की। दादाजी की कहानी सुनकर मैं काफी डर गया और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई।